खेत मजदूर कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष श्री सुखपाल सिंह खैरा जी का। ये परिचय के मोहताज तो नहीं है, इनके विषय में आप लोग सब कई सालों से पढ़ते सुनते आ रहे हैं। केंद्र सरकार किसानों से कितना डरती है, उन्हें समझती नहीं है इसलिए उनसे डरती है, यह बात तो हम सब जानते हैं। और अगर वो किसान से क्यों डरती है ये आप समझते हैं। किसान वो होता है जो आसमान को देखकर फसल कब लगानी है, बुवाई कब करनी है, पानी कब पिलाना है खेत में, खाद कब डालनी है, वो सिर्फ एक बार आसमान को देख के समझ लेता है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर सरकार उससे डरती है तो सरकार की समझ में कमी है। और अगर वो किसान सुखपाल सिंह खैरा जैसा किसान जो पढ़ा लिखा है, जो उन्हीं की जुबान में उनसे बात कर सकता है, सरकार की आंखों में आंखें डालकर उन्हें ललकार सकता है, तो जाहिर सी बात है कि किसानों को इनसे अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला नेता नहीं मिलेगा। और उनके हकों की लड़ाई ऐसी सरकार से जो 1.5 साल तक जिसने किसानों को हर मौसम की मार झेलने के लिए सड़क पर रखा, उनके हकों की लड़ाई सुखपाल सिंह खैरा जी बहुत अच्छी तरह से लड़ पाएंगे। मैं सुखपाल सिंह खैरा जी से आग्रह करूंगा कि अब आपको मुखातिब हों। थैंक यू पवन खेरा जी, आप सबका धन्यवाद, स्वागत करते हैं हम। सबसे पहले मैं ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि सारे देश का जो ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का संगठन है उसको चलाने की जिम्मेवारी मेरे को दी है। और मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि मैं ईमानदारी से, तनदेही से और निडरता से इस संगठन को हम सारे देश में मजबूत करेंगे। जो इस वक्त हालात हैं देश के खेती के और खेत मजदूरों के, किसानों के, वो बहुत तरसयोग हैं। किसी वक्त आप सबने भी शायद सुना होगा, अपने हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, उत्तम खेती, मध्य व्यापार, निखिद नौकरी। लेकिन पिछले आजादी से लेकर के अब तक ये फ्रेज टर्न अराउंड हो गया। अब सबसे निखिद खेती है, सबसे जो एक इस तरह का ईमानदारी का एक कित्ता है, एक इस तरह का काम है जिसमें कोई स्कोप नहीं है किसी से बेईमानी करने की, किसी से धोखाधड़ी करने की, वो सबसे नीचे चलेगा। और जो हमारा आर्थिक पोजीशन है किसान की इंडिया में, वो गिरती चली जा रही है। अगर मैं पंजाब का आपको थोड़ा सा कोट करूं, पंजाब जिसको आप समझते हैं कि पंजाब इज फूड बॉल ऑफ इंडिया, फूड ग्रैनरी ऑफ द कंट्री, पंजाब में इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं 1 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा है पंजाब के किसान के ऊपर। जो सबसे प्रफुल्लित किसान है देश का, 10 लाख रुपया पर हाउस होल्ड उसके ऊपर कर्जा है। और इस भारी कर्जे की वजह से पंजाब का किसान लगातार सुसाइड्स, आत्महत्या के रास्ते के ऊपर चला हुआ है। और यही रास्ता तकरीबन सारे देश में है, चाहे वो विदर्भ का इलाका है, चाहे आंध्रा की स्टेट है, चाहे तमिलनाडु की बात करें, चाहे और स्टेट्स की बात करें, वहां पर भी किसान, जो एनसीआरबी के फिगर्स हैं, मैं उनको कोट कर रहा हूं, जो कि टोन डाउन हैं, जो कि ये नहीं मानने के लिए तैयार इस देश का जो एस्टैब्लिशमेंट है पुलिस का कि यहां आत्महत्या हो रही, लेकिन फिर भी 2000 से लेकर 2015 तक 4.5 लाख किसान और खेत मजदूर आत्महत्या कर चुके हैं। ये इस वक्त हमारे हालात हैं। और दुख से कहना पड़ता है कि किसानी को जो कि खेत मजदूर है, जो ग्रामीण भारत है, it accounts for almost 60 to 70%. But the entire focus of the government is on urbanization.
They are not concerned about what is happening on the country in the countryside. आपने ग्लोबल इंडेक्स आप देखते हैं, सुनते हैं कि हंगर के इंडेक्स में इंडिया इज वन ऑफ द लोएस्ट कंट्रीज, नो, एट द लोएस्ट लेवल. आई थिंक इन द लोएस्ट 17 कंट्रीज इन सो फार हंगर इज कंसर्न. लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे, इश्तिहारबाजी देखेंगे अखबारों में, टेलीविजन के ऊपर आप कभी ध्यान देंगे तो बहुत चमकता हुआ अपना देश हमको नजर आ रहा है. तब तक भारत नहीं चमकेगा, खुशहाल नहीं नजर आएगा जब तक गांव में रहते हुए हर वर्ग के लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कान नहीं होगी. और वो तभी आ सकती है जब खेती को, एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी सेक्टर माना जाए. अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर इज नॉट द प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ दिस गवर्नमेंट. इफ यू जस्ट सी vis-a-vis द कॉर्पोरेट सेक्टर, पिछले 10 सालों में, और मैं ऑथेंटिक फिगर्स कोट कर रहा हूं, पिछले 10 सालों में केंद्र की सरकार ने लगभग 12 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट घरानों का राइट ऑफ किया है. डेट राइट ऑफ ऑन वन प्रेटेक्स्ट और द अदर. लाइक फर्ज करो वो बोलते हैं कि एनपीए हो गए कॉर्पोरेट घरानों के अकाउंट्स, या वो हमारे बैंक्स जो हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे, हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी. इसमें दैट्स व्हाई वी राइटिंग ऑफ द डेट ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर. इन द लास्ट बजट इटसेल्फ सिर्फ 2020-21 में 2 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ किया गया कॉर्पोरेट घरानों का. पर कोई किसी किसान का या खेत मजदूर का जो छोटा छोटा कर्जा है, जो कुछ हजारों में कर्जा है, उसको कभी कोई राइट ऑफ करने की बात नहीं करता. बिकॉज दैट्स नॉट द प्रायोरिटी एट ऑल. वो तो बैठे हैं, वो जी रहे हैं जैसे हैं. मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन था 2017-18 में. आई वॉज हेयर इन दिल्ली इटसेल्फ. और आप तो मीडिया के लोग हैं, यहां जंतर मंतर के ऊपर तमिलनाडु के किसान बैठे थे. मेरे को जब पता लगा कि यहां बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनके पास चलकर गया. तमिलनाडु के किसानों, वो इतने कमजोर नजर आ रहे थे, काफी अरसे से बैठे हुए थे, और अपने जो उनके इमीडिएट जो फैमिलीज थे, उनके स्कल्स, उनके खोपड़ियां लेकर के बैठे हुए थे. तमिलनाडु के कुछ ब्लॉक्स में ड्रॉट था, सूखा पड़ा हुआ था, तो लोग लगातार कर्जे की मार पर आ रहे थे, मर रहे थे. जंतर मंतर से पावर सेंटर ऑफ इंडिया इज नो फार देन 2 to 3 किलोमीटर्स. मैंने उनसे पूछा, हालांकि मैं उनकी जुबान नहीं समझता था, मैंने पूछा कि आपको किसी ने आकर के आपका हाल पूछा है? वो बोलने लगे हमारे तक कोई ऑफिसर, कोई मिनिस्टर हमारे सिर्फ यह भी पूछने नहीं आया कि आपका मसला क्या है. इतनी इग्नोरेंस है अबाउट द फार्मर्स ऑफ दिस कंट्री. और मेरे को खुश हुआ, मेरे को अच्छा लगा जब उन्होंने बोला कि आप आए हैं, हमारी आपने बात सुनी है, और आपके जो सामने गुरुद्वारा साहब, बंगला साहब की तरफ उन्होंने ऐसे इशारा किया कि अगर ये गुरुद्वारा ना होता यहां पर, हम यहां पर जंतर मंतर के ऊपर बैठ भी नहीं सकते थे. रोज हमारे को लंगर वहां से दिया जाता है, हमारे को सस्टेन किया है. एंड उनकी जो औरतें थी, जो उनके हालात देखने वाले थे, पिटिएबल. और इसमें हमारा एमएसपी जो है, अब संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत दमदार लड़ाई लड़ी यहां दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर. और क्या मांगे थी? सिर्फ उनके ऊपर कानून जो नहीं चाहते वो थोपे जा रहे थे. उन 3 कानूनों को विरोध करने के लिए सारे भारत का, कम से कम नॉर्थ इंडिया का सारे किसानों का सब कुछ झोंक दिया सरकार ने. और जब माने तो आज मेरा ख्याल है 1 साल हो गया होगा एजिटेशन को खत्म हुए. एमएसपी, दैट कमेटी दैट वाज टू बी फॉर्म्ड टू गिव गारंटी टू द एमएसपी हैज नॉट स्टिल बीन फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट. एंड जो केसेस उनके ऊपर दर्ज किए गए किसान लीडर्स के ऊपर, वो आज तक विड्रॉ नहीं किए गए हैं. सो हमारी कांग्रेस की, हमारी पार्टी की यह मांग है, एक तो गारंटी एमएसपी दें आप फसलों की, तभी तरक्की हो सकेगी किसान की. आपको शायद सबको मालूम होगा कि वॉट एवर एमएसपी दैट वी हैव ऑन व्हीट एंड पैडी, दैट इज बेसिकली ओनली लिमिटेड टू पंजाब एंड हरियाणा. देयर इज अ एमएसपी, देयर इज अ गारंटी, बट नोबडी नोज अबाउट दैट गारंटी इन कर्नाटका, इन आंध्र प्रदेश, इन तमिलनाडु, इन महाराष्ट्र, एंड दे आर नॉट गेटिंग वन. और अब जो एमएसपी की जो कमेटी बनी थी, हमारी ये मांग है कि ना सिर्फ पैडी और व्हीट, जो दूसरी फसलें हैं जिसको भारत का बहुत बड़ा बाउल है,
यहां पर हॉर्टिकल्चर, यहां पर फ्लोरिकल्चर, यहां पर हर किस्म के सीरियल्स हम उगा सकते हैं। वी हैव द बेस्ट लैंड, एज गुड एज कैलिफोर्निया लैंड in India. Only shortage is about irrigation facilities. Only shortages जो हमारे को बैंक्स हैं, वो हमारे को कितना इंटरेस्ट लगा रहे हैं, वो हमारे को इंडस्ट्री के बराबर इंटरेस्ट लगा रहे हैं, 9 to 10% per annum. Agriculture can never just survive on this high rate of interest. जितने विकसित देश हैं दुनिया में, उन सब देशों ने एग्रीकल्चर को सब्सिडाइज किया, वेदर इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. If I'm not wrong, USA में rate of interest for agriculture is not more than 2 to 3%. उनका डीजल अलग रंग का है, उनको सस्ता दिया जाता है, उनके बीज के लिए सब्सिडी है, उनकी फार्म इक्विपमेंट के लिए सब्सिडी, एंड सो इज द केस इन ऑस्ट्रेलिया एंड द इंटायर यूरोपियन कंट्रीज. लेकिन हमारा, जैसे मैंने बोला कि ये प्रायोरिटी सेक्टर है ही नहीं, इसलिए इसको कभी किसी ने मदद ही नहीं की, किसी जाकर पूछा ही नहीं है कि आपका कर्जा कितना है. अब देखें, 12 लाख करोड़ रुपया आपने कॉर्पोरेट का तो छोड़ दिया, लेकिन जिस सूबे ने, पंजाब ने, इस देश को अनाज के भंडार में सेल्फ सफिशिएंट किया, पंजाब ने, उसका कर्जा तो 1 लाख करोड़ ही है ना. बट नोबडी विल राइट ऑफ दिस 1 लाख करोड़ बिकॉज फार्मर्स आर नोवेयर ऑन द एजेंडा. हमारे खेत मजदूर, गरीब आदमी, वो एजेंडे पर ही नहीं है. और पंजाब अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज इट हैपेंस टू हैव ओनली 13 सीट्स, 13 सीट्स हैं, एक साइड पर है, तो इनका क्या है, ये तो मजबूरी है, ये तो पैदा करते ही रहेंगे. पंजाब की भी मैं बात थोड़ी सी करना चाहता हूं. हमारी धरती थक चुकी है, हमारा जमीन का पानी वी आर पंपिंग आउट वाटर थ्रू 13 लाख ट्यूबवेल बोर्स, 13 लाख कॉन्स्टेंटली फॉर द पैडी क्रॉप. और उससे क्या कि हमारा वाटर टेबल रिसीड करता करता करता, जो नासा की सैटेलाइट्स हैं, दे हैव पुट अ रेड ब्लॉक ऑन पंजाब ग्राउंड वाटर, रेड ब्लॉक. और अगर इसी तरह हम पानी इस्तेमाल करते रहे तो पंजाब इज गोइंग टू बी अनदर राजस्थान इन द मेकिंग. बट नोबडी इज बॉदर्ड फ्रॉम द सेंटर दैट वी शुड हेल्प देम डाइवर्सिफाई. स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डाइवर्सिफाई. जो हमारी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, उसने बोला था कि मूंग की हम फसल खरीदेंगे एमएसपी के ऊपर. कितना बजट रखा हमारे पंजाब में? ओनली 66 करोड़. एक हम डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन कितना बजट है? 66 करोड़. उससे पता चला कि मूंग कितनी खरीद पाएंगे? सिर्फ 18,000 एकड़ मूंग खरीद पाएंगे. ओनली 18,000 एकड़ लैंड इन पंजाब इज लाइक ऑफ 3-4 बिग विलेजेस. तो बाकी सारी स्टेट कैसे डाइवर्सिफाई करेगी? उसमें जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पंजाब को मदद नहीं करेगी और ईमानदारी से जाकर के उनका हाथ नहीं पकड़ेगी, पंजाब का किसान कभी भी डाइवर्सिफाई नहीं कर सकेगा. और यही हालात बाकी के सारे देश में हैं. पंजाब अगर देश को ब्लॉक्स में इस्तेमाल बांटा जाए, डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट ब्लॉक्स, कि ये ब्लॉक जो है ये वीट पैडी साइकिल करेगा, ये ब्लॉक जो है ये शुगर केन का साइकिल करेगा, ये ब्लॉक जो शहरों के पास हैं ये सब्जियों का और सीरियल्स का पैदाइश करेंगी, ये ब्लॉक जो है हमारा ये फ्लोरिकल्चर करेगा. एंड अगर एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, बिकॉज इंडिया बेसिकली इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, लेकिन जो एक एग्रेरियन इकोनॉमी उसी को किल किया हुआ है. यहां पर आती है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस, विच इज लाइंग समवेयर इन द ऑफिसेज ऑफ दिल्ली एंड गैदरिंग डस्ट. इसी गवर्नमेंट ने भी प्रॉमिस किया था. हमारे से हो सकता है कुछ कमियां रहेगी हो कांग्रेस से, हम मानते हैं, बट 2 wrongs नेवर मेक अ राइट. अगर हमने कोई गलती की है तो वही गलती नेक्स्ट गवर्नमेंट करेगी, तो उससे हमारा देश कैसे आगे जाएगा? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन इन लेमैन्स टर्म्स इज कि जितनी इनपुट है हमारे क्रॉप्स की, चाहे वो फर्टिलाइजर है, चाहे वो सीड्स है, चाहे वो लेबर है, वो सारी इनपुट के ओवर एंड अबव द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द क्रॉप विल बी डिसाइडेड 50% ऑन प्रॉफिट. अब मैं छोटा सा इंस्टेंस देके आई विल पैक अप बिकॉज आई नो खेड़ा जी ने और भी बात करनी है. प्राइस इंडेक्स, कभी खेती को प्राइस इंडेक्स के साथ नहीं जोड़ा गया. 50 साल पहले, जो कुछ आदमी आपके पेरेंट्स भी बात करते होंगे, 50 साल पहले द प्राइस ऑफ गोल्ड, क्योंकि हमारी प्राइस इंडेक्स एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द प्राइसेस ऑफ गोल्ड. जो सोने की कीमत थी 50 साल पहले 1 तोले की, वो हम 3 गेहूं के क्विंटल बेच के 1 तोला सोना ले सकते थे. 50 साल पहले 1 तोला सोना लेने के लिए हम 3 क्विंटल गेहूं बेचते तो हमारा 1 तोला आ जाता था. लेकिन किसी ने बॉदर ही नहीं किया कि इनके हालात क्या है, इनको कैसे संभालना है.
50 years down the line, now we have to sell 25 क्विंटल्स ऑफ व्हीट, 25 क्विंटल, तब जाके 50,000 का एक तोला सोना आता है। बस दैट इज द स्टोरी। और जब तक हमारी सरकार, हमारा देश इसको सेंटर स्टेज के ऊपर नहीं लेकर आएगा और खेत मजदूर जो कि किसान की इकोनॉमी के साथ ही उसका जो भविष्य है वो जुड़ा हुआ है, तब तक इस देश में कभी भी इंसाफ पसंदी, खुशहाली, तरक्की, आप फिगर्स में तरक्की दिखा सकते हैं कि हमने इतनी एम्प्लॉयमेंट दे दी है, हमने हालांकि करोड़ों जॉब्स गवर्नमेंट सेक्टर में खाली पड़े हैं, लेकिन वो तरक्की नहीं है। दैट इज ओनली फजिंग ऑफ फिगर्स एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन जस्ट मेयरली ऑन द पेपर और ऑन द टेलीविजन, वेयर एज द ग्राउंड रियलिटी इज के वहां पंजाब समेत सारे देश के किसान और खेत मजदूर बड़ी मुश्किल में है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे को जो काम दिया गया है, मैं सबको कॉल करूंगा कि जो भी देश के लोग इसमें काम करना चाहते हैं, irrespective of the fact whether they are in my party or not, they are welcome to join us. Let's make a movement out of it, and let's pressurize the government of India to get agriculture sector on priority, और किसानों का और खेत मजदूरों का भला हो सके, इस एजेंडे के साथ हम अपना आगाज करने की कोशिश करेंगे। आप सबका एक बार मैं दोबारा धन्यवाद करता हूं, and if I've taken more time, I'm sorry for that. Thank you. पहले आप खेरा साहब से जो क्वेश्चंस हैं उनसे सवाल पूछ लीजिए, उसके बाद हम दूसरा चरण शुरू करेंगे। मेरी कोशिश ये मेरी को हाँ, देखो पहले तो आई विल बी नीडिंग सम टाइम कि मैं इसको ऑर्गेनाइज कर सकूं, क्योंकि बहुत बड़ा देश है। मैं एक कोने से आता हूं, लेकिन आता हूं उस स्टेट से जहां पर सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हैं। पहले इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, और अगर हम उसको बेहतरीन एक संगठन बना लिया तो फिर हम उसको इस्तेमाल करके वी विल यूज इट एज अ प्रेशर ग्रुप ऑन द गवर्नमेंट, बिकॉज इस देश में बात से तो कोई मानता नहीं है। यू हैव टू एजिटेट फॉर इट। जो 3 किसानों के कानून थे वो पहले ही रिजेक्ट कर चुके थे, लेकिन उसको मनवाने के लिए 1.25 साल उनको वहां पर बैठना पड़ा। तो आई थिंक हालांकि डिसेंट डेमोक्रेसी में बात से ही बात सुन लेनी चाहिए, लेकिन उसको संघर्ष के लिए तैयार करना पड़ेगा इस संगठन को। दैट्स माई एम। ऑलराइट, वन लास्ट थिंग दैट आई फॉरगॉट, जो 3 फार्म लॉज जो रिजेक्ट किए लोगों ने और गवर्नमेंट ने वापस लिए, उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल भी था। आपको शायद पता होगा कि सारी स्टेट्स के राइट्स को इंक्रोच कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय अ फेडरल स्ट्रक्चर वेरी बैडली। उसमें इन्होंने एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लेकर आए, जो अब पता लगा है कि किसानों से बात करके बोला था कि हम रद्द कर देंगे, लेकिन दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट थ्रू द बैक डोर अगेन टू द पार्लियामेंट इन द मॉनसून सेशन। सो जो एसकेएम के साथ जो समझौता हुआ था, वो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल भी स्क्रैप होना चाहिए, क्योंकि यहां से दिल्ली से बैठ करके आप हमारे ऊपर, अपने स्टेट्स के ऊपर, अपने जो ऑफिसर्स हैं, जो आपके चलाने वाले लोग वहां पर नहीं थोप सकते। उस बिल को भी रिजेक्ट करना चाहिए, और किसान संयुक्त मोर्चे के साथ जो कमेटी फॉर्म करनी थी उसको अनाउंस, एमएसपी गारंटीड होनी चाहिए, और जो केसेस हैं उनके ऊपर किए किसानों के ऊपर या मजदूरों के ऊपर, वो सारे केस जो हैं रद्द होने चाहिए। धन्यवाद जी। जी, अब आप कुछ और पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जब भी गुजरात का चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और उनका जो इकोसिस्टम है, वो नए नए थ्योरीज सामने लाता है। पिछले गुजरात चुनाव का मैं आपको उदाहरण दूं, आपको तो याद होगा। अचानक एक दिन नरेंद्र मोदी जी का जो एक इकोसिस्टम है, अचानक बोलता है कि साहब एक डिनर हुआ जंगपुरा में कहीं,
जिसमें इस देश के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर, जिसमें इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और अनेक प्रबुद्ध वर्ग के नागरिक शामिल हुए। और वो षड्यंत्रकारी एक डिनर था, उसमें षड्यंत्र रचा जा रहा था कैसे मोदी जी को हराना है। पाकिस्तान भी उसमें शामिल था। इस निम्न स्तर की थ्योरी के खिलाफ जब हमने आवाज उठाई, नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ी डॉक्टर मनमोहन सिंह से गुजरात चुनाव के बाद संसद में। यह आपको तो याद ही होगा। बहुत कम होता है ऐसा कि नरेंद्र मोदी जी माफी मांगते हैं। गलतियां 1000 करते हैं, माफी एक बार मांगते हैं। फिर से गुजरात चुनाव आ रहा है, फिर से वही थ्योरी शुरू हो गई। हर बार गुजरात चुनाव जब आता है तो कभी अंसारी जी का नाम लेकर शुरू हो जाएंगे, कभी स्वर्गीय अहमद पटेल जी का नाम लेकर शुरू हो जाएंगे। और मैं याद दिला दूं आपको, जिस एसआईटी ने श्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी, उसके अध्यक्ष श्री राघवन को पुरस्कृत किया गया। जवाब दें, क्यों पुरस्कृत करने की आवश्यकता? वो तो अपना काम कर रहे थे। उनको रिटायरमेंट के इतने सालों के बाद राजदूत बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो नरेंद्र मोदी जी को अब समझ लेना चाहिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हर बार चुनाव आता है तो आप कभी किसी मुस्लिम नेता का नाम जरूर लाएंगे। आपको 8 साल में आपने कोई अच्छा काम नहीं किया जो दिखाकर आप जीत सके अगला चुनाव। हर बार आपको पाकिस्तान की शरण में जाना होता है, हर बार आपको हिंदू मुसलमान करना होता है, हर बार आपको षड्यंत्र दिखाना होता है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो गया। आप कौन हैं? आपके पहले क्या कोई प्रधानमंत्री नहीं था इस देश में, या आपके बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा इस देश में? सारे षड्यंत्र आपके खिलाफ हैं। और माफ कीजिएगा, मैं आपको यह बता दूं, अगर नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक जो तरीका है कांग्रेस पार्टी अख्तियार करती जब हम सत्ता में थे यूपीए में, तो आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते थे। आप वहीं होते जहां होना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी इस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं रखती होती तो आपको खामियाजा भुगत लेना होता। सबको जवाब मिल ही गया, क्योंकि सबके दिमाग में एक ही सवाल था। शुड वी वाइंड अप? थैंक यू। जैसा कि मैंने कहा, अहमद पटेल जी हो या सोनिया जी हो, यह सब तो एक बहाना है। जो असली है वो गुजरात चुनाव निशाना है। तो और मैंने आपको एक पैटर्न बताया आज। अभी तो मैंने 2 पैटर्न बताया आपको, 2017 का और अब 2022 का। उससे भी पहले जब ये मुख्यमंत्री थे जनाब, तब का भी पैटर्न अगर आप उठाकर देख लेंगे, हर चुनाव से पहले एक षड्यंत्र दिखा देते थे। खतरा है, नरेंद्र मोदी जी को खतरा है, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तब सिर्फ मुख्यमंत्री थे तो अगल बगल के देशों का इशारा कर देते थे। अब वो प्रधानमंत्री हो गए तो अब तो ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी। आप हैरान हो जाएंगे, थोड़ी दिनों में शायद आ जाएगा कि साउथ पोल से कॉन्स्पिरेसी हो गई, नॉर्थ पोल से कॉन्स्पिरेसी। पूरा विश्व कॉन्स्पिरेसी कर रहा है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। ये इनका पुराना ढर्रा है। और अफसोस की बात है, हमने सोचा 8 साल हो गए सरकार चलाते हुए तो ढर्रा बदलेगा, अब तो कुछ दिखाने को होगा कि भाई मैंने किसानों के लिए ये कर दिया, नौजवानों के लिए कर दिया, अर्थव्यवस्था के लिए कर दिया। अब वो दिखा के चुनाव जीतेंगे, वो अब कर नहीं पा रहे। अभी मैं पिछले हफ्ते गुजरात में था, हाईवे पर जाम था। हाईवे से निकलकर मैं बगल के रास्तों से लोकल्स ने बताया कि यहां से चले जाइए। सड़कों की हालत अगर आप देख लेंगे तो आपको बिहार की सड़कें पसंद आ जाएंगी। यह हालत थी सड़कों। तो आप 30 साल 28 साल से आप गुजरात में, आपकी पार्टी की सरकार है, गुजरात की असलियत सबके सामने है। अब उस असलियत को ढकने के लिए ये इस तरह की थ्योरीज लाते हैं। अब मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो गया, इसमें मुसलमान जरूर नाम आएगा कि मुसलमान शामिल थे, विपक्ष शामिल था, कभी अंसारी जी, कभी अहमद पटेल जी।
कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह और तो और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर भी इनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। बताइए, इससे ज्यादा छुई मुई प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। न निंदा सुन सकते हैं, न पत्रकारों के सवाल ले सकते हैं, न विपक्ष के सवाल ले सकते हैं। आपने तो देखा कि भाई कौन कौन से शब्द असंसदीय हो गए। जितने मोदी जी के पर्यायवाची नाम हैं, जो आप लोग बोलने से डरते हैं, हम लोग बोलते रहते हैं, वो तमाम नाम अब असंसदीय घोषित हो गए। ऐसा प्रधानमंत्री देखा क्या आपने? चीन से जब हिंदुस्तान का युद्ध हो रहा था, 62 का युद्ध, तब संसद के भीतर अटल जी ललकार रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी को। वहां सीमा पर सेना लड़ रही थी, संसद में विपक्ष हम पर आरोप लगा रहा था। यह लोकतंत्र होता है। और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर जनसंघ का प्रदर्शन चल रहा था, प्रचंड प्रदर्शन चल रहा था। यह होता है लोकतंत्र। आज के प्रधानमंत्री सवालों से घबरा जाते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर कांपने लग जाते हैं। ये कैसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला? भाई 8 साल हो गए, अब भी सवाल नहीं लोगे? अब भी षड्यंत्र 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 रटते रहोगे? सामने आइए, पत्रकारों के सामने आइए। अपने ही हैं, कोई पाकिस्तान के नहीं है। मुझे तो नहीं लगता इनमें से कोई पाकिस्तान का है। सब हिंदुस्तान के पत्रकार हैं, इनसे सवाल लीजिए। दोस्ती बनी रहेगी, घबराइए मत।